एलॉन मस्क के हाथ में ये आरी अब संभवतया पूरी दुनिया के लिए वेपन के रूप में दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से इन्होंने शुरुआत में ट्रंप को सरकार में बिठाया, अब इसी तर्ज पर ये ट्रंप से अपनी मर्जी के साइन और दुनिया के देशों पर कब्जा करवाने की प्लानिंग रखते हैं। वैसे ही इलॉन मस्क ने अब हाल ही में जर्मनी के अंदर कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी को दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बना दिया है और फार राइट विंग पार्टी और सेंट्रल से हल्का सा राइट जाने वाली या फिर सेंट्रल राइट पार्टी को चुनाव जितवा दिया है। इस जीत के मायने क्या हैं, आज के सेशन में डिटेल में समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इस तरह के जो इंप्रेशंस दिखाई दिए हैं, इसको किस तरह से दुनिया को लेना चाहिए। इन सारी बातों का गहन विश्लेषण करेंगे, सारे तथ्य आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले एक सबसे जरूरी बात, और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़ें तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो न्यूज निकल कर आती है कि जर्मन इलेक्शंस होते हैं, सेंट्रल से राइट लीडर को डिक्लेयर किया जाता है विक्ट्री के लिए। पूरी चुनाव व्यवस्था समझेंगे, जर्मनी में इलेक्शंस कैसे होते हैं, सारी बातें। लेकिन जो सबसे ज्यादा जिस चीज ने चौंकाया है वो ये है कि जिस पार्टी ने लोगों को 3 साल के अंदर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर चौंका दिया है, जिसका नाम AFD पार्टी है, जो कि एकदम राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी है, एंटी इमिग्रेंट्स है, साथ ही साथ इमिग्रेशन की मुखालफत करते करते मुसलमानों की मुखालफत करती है। उस पार्टी का यहां दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आना और बिना उसके शायद ही कोई सरकार बना पाए ऐसी स्थिति में निकलकर आना दुनिया में बदल रहे माहौल को दर्शाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कहा जा रहा है कि जर्मनी में नियो नाजीवाद का फिर से उदय हुआ है। इस वजह से फिलहाल चर्चा इस बात की कि एलॉन मस्क ने सरकारें बदली हैं और सरकारें बदलकर ओलाफ स्कॉल्ज जो जर्मनी के चांसलर थे उनके स्थान पर दूसरा व्यक्ति, जो कि फिलहाल फ्रेडरिक मर्ज हैं, जो कि हालांकि मेजॉरिटी तो नहीं पाए हैं लेकिन चांसलर की दावेदारी पेश करने जा रहे हैं। फ्रेडरिक मर्ज बनेंगे या नहीं ये तो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे जर्मनी के इलेक्शन को समझते हैं, महत्व समझते हैं, और जो हाल ही में AFD पार्टी यहां पर दूसरी कट्टरपंथी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उतरी है, इसका जीतने का महत्व समझते हैं। दुनिया के लिए यह कितना ज्यादा चिंता का विषय है, इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि दुनिया ने इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। फिलहाल के लिए जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज जो हैं, उनकी 630 सीटों में से, वहां की जो संसद है उसमें 630 सीटें होती हैं, उसमें से सत्तारूढ़ पार्टी जिसका नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SDP, वो 121 सीटें ही जीत पाई है। ऐसे में उस चुनावी नतीजों में तीसरे पायदान पर रही। वहीं विपक्ष में रही कंजर्वेटिव पार्टी, उनकी पार्टी का नाम क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, ये 208 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई है। 28.5% इसने मत प्राप्त किए हैं। 630 सीटों में से 208, 630 में से 121, सरकार बनाने के लिए चाहिए 316। तो 316 इनके पास तो नहीं है, इनके पास तो बिल्कुल नजदीक नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे में विपक्ष के अंदर जो दूसरी बड़ी पार्टी थी जिसका नाम है AFD पार्टी, ये पार्टी 151 सीटें जीत पाई है। तो 208 और 151, ये जो नंबर 350 से ऊपर का जा रहा है, ये सरकार बनाने के लिए एक पर्याप्त नंबर देता है। पार्टी जो ये AFD है, इसको बने ही 3 साल हुए हैं और इसने बनते ही इस प्रकार से इतना बड़ा वोट शेयर जो प्राप्त किया है, वो जर्मनी के अभी जो ताजा इतिहास है, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हिटलर के बाद के इतिहास में पहली बार कंसीडर किया जा रहा है कि इतना किसी राइट विंग पार्टी को वोट मिल गया हो। चुनाव के नतीजों में ओलाफ स्कॉल्ज का जाना समझ में आया, लेकिन ओलाफ स्कॉल्ज चूंकि अब तीसरे पायदान पर चले गए हैं, तो जो पहले और दूसरे पायदान पर लोग हैं उनमें CDU CSU 208 सीटों के साथ नंबर 1 पर तो हैं, लेकिन AFD ये अपने आप में बहुत बड़ी चर्चा। इन दोनों के बिना सरकार नहीं, और ऐसे में देखना होगा कि जर्मनी के अंदर वर्तमान में दावा कौन पेश करता है। आइए एक एक करके सारी बातों को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। बात सबसे पहले जर्मनी की करते हैं। जर्मनी जो कि एक यूरोपियन देश है,
ये वो देश है जिसे बहुत से लोग दुनिया की तीसरी बड़ी डेमोक्रेसी के लिए जानते हैं। तो बहुत से लोग इसलिए जानते हैं कि दुनिया में चाहे पहला विश्व युद्ध रहा हो या दूसरा, उसका गढ़ जर्मनी ही था। जर्मनी हिटलर की वजह से और हिटलर जर्मनी की वजह से जाना ही जाता है। और जब जब हिटलर की बात होती है तो कहा जाता है कि जर्मन्स में अपने आप को लेकर के जर्मन जो श्रेष्ठता थी उसका भाव जबरदस्त था। जर्मनी यूरोप के अंदर स्थित वो देश है जो सेकंड विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के साथ नाटो का मेंबर बना, यूरोपियन देशों के साथ यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना। अब यह कहा जाए कि यूरोपियन यूनियन और नाटो में शामिल यह जर्मनी देश है जो कि इस समय दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना हुआ है। दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी में नाम जीडीपी के हिसाब से नहीं, मतलब ओवरऑल जीडीपी तो थर्ड लार्जेस्ट है ही है। दुनिया के अंदर यहां पर कैपिटा इनकम और गिनी कफिशिएंट यानी आर्थिक असमानता यहां पर बहुत कम है। यानी एक समान आय के लोग यहां पर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इस देश का थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी होना और इकोनॉमी में नेट एक्सपोर्टर होना, यानी ओवरऑल ये एक्सपोर्ट्स के लिए जाना जाता है। ऑटोमोबाइल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल गुड्स के लिए जाना जाता है। दुनिया में 10% जो हाई प्लेसिंग्स हैं वो इसी के ही अपने लोगों की हैं। बढ़िया, मतलब एक तरह से वो देश जिसकी इकोनॉमी पॉपुलेशन के हिसाब से बेहतरीन है। ऐसे देश में फिलहाल चुनाव हुए हैं और इसके चुनाव के जो नतीजे हैं उन्होंने दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। चुनाव यहां पर बैलेट पेपर के माध्यम से होते हैं। 2025 के जर्मन फेडरल इलेक्शन के अंदर ओलाफ स्कॉल्ज की पार्टी एसपीडी, फ्रेडरिक मर्ज की पार्टी सीडीयू सीएसयू, इसी तरह से एलिस वेडल की पार्टी एएफडी, तीन बड़ी पार्टियां बनकर थी। अब एक बार के लिए जानते हैं कि यहां इलेक्शन कैसे होता है। तो इलेक्शन में जैसा मैंने आपसे कहा कि बैलेट पेपर के माध्यम से वोट डालते हैं, लेकिन लोग बैलेट पेपर पर दो प्रकार के मत डालते हैं। पहला, अपने इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट से वो किस व्यक्ति को चुनना चाहते हैं उसे टिक करते हैं, और दूसरा वो किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं इसे चुनते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसे समझिए, फिलहाल आप और हम जो वोट देते हैं ये उम्मीदवार को वोट देते हैं और उम्मीदवार को पार्टी टिकट देती है, तो पार्टी से ही जुड़ा हुआ उम्मीदवार होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पार्टी से आइडियोलॉजी आपकी किसी ए पार्टी से बिलोंग करती हो, लेकिन उम्मीदवार आपको किसी दूसरी पार्टी का पसंद हो। ऐसी स्थिति अगर हो तो यहां पर इसका विकल्प है कि आप उम्मीदवार को अलग वोट देते हैं और पार्टी को अलग वोट देते हैं। अब आप पूछेंगे इससे क्या फायदा है। असल में 630 जो सांसदों की यहां की लोकसभा है उसमें से सीट जीतने पर जगह नहीं मिलती है, तो फिर किस बात पर मिलती है? पार्टी के अंदर कितने प्रतिशत वोट मिले इस आधार पर सीटें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। आसान भाषा में समझते हैं, मान लीजिए कि 630 सीटें हैं, उसमें से अगर किसी एक्स पार्टी को 10% वोट मिले हैं, पूरे देश में चुनाव होने पर 10% वोट मिले हैं, यहां पर 299 इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर 10% वोट किसी एक पार्टी को उदाहरण के लिए मिल गए तो 630 में से 63 सांसद उस व्यक्ति के संसद में जाकर बैठेंगे। अगर किसी को 20% मिल गए तो 126 सांसद उसके जाकर बैठेंगे। तो सिंपल एज दैट, मतलब परसेंटेज के आधार पर सीटें वितरित की जाती हैं, पहली बात। अब लेकिन उन सीटों पर बैठेगा कौन, यानी कि जो परसेंटेज में सीटें निकल कर आई उन पर कौन बैठेगा, इसका निर्णय लिया जाता है वहां पर जो आपने लोग चूज किए कि मैं इस व्यक्ति को चूज करता हूं। पार्टी उनमें से लोगों को निकालकर संसद में भेजती है। तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आई हो कि पार्टी के हिसाब से वोट शेयर दिया जाता है और वोट शेयर के बाद में पार्टी अपने उम्मीदवारों में से कि जनता ने इस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा पसंद किया है उन्हें फिर वो संसद में भेज देती है। यहां पर 16 राज्यों में 299 इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर 630 सीटों पर चुनाव होता है। आगे बढ़ते हैं। पहले ये सीटें 630 ना होकर 733 हुआ करती थी, लेकिन 733 बहुत ज्यादा थी। इतनी ज्यादा थी कि इनकी संसद के अंदर व्यवस्था करने में बड़ी दिक्कत होती थी। ज्यादा बड़ी पार्लियामेंट के चलते जर्मन की कोर्ट्स ने अभी 2024 में ही कहा कि अपनी संसद को थोड़ा छोटा करो। छोटा संसद करते हुए यहां पर 733 से सीटें घटाकर 630 की गई। तो अब जो चुनाव हुए हैं ये 630 के लिए हुए हैं। आप सोचिए कि डेमोक्रेसी को कितना अच्छे से पिरोया है कि मामूली सी जनसंख्या वाला एक देश अपने यहां 730 सांसद बिठाता था, मजबूरी में उन्होंने सांसदों की संख्या घटाई है कि नहीं यार ज्यादा हो जा रहा है, मजा नहीं आ रहा है,
630 करो ताकि थोड़ा ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले, ज्यादा लोगों की बात आप रख सकें। तो फिलहाल जो 630 सीटें हैं उनमें से वर्तमान में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो पार्टी बनकर निकली है सीडीयू सीएसयू, जिसके पास 208 सीटें हैं, जिनमें सीडीयू के पास 164 और सीएसयू के पास 44 सीटें हैं। एएफडी 152 के साथ सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप के रूप में बाहर निकली है। जर्मनी के चुनाव में जो सत्तारूढ़ पार्टी थी जिसका नाम था एसपीडी, वो वर्तमान में 16.4% ही मत पाई है। सीडीयू और सीएसयू का जो गठबंधन है वो 28.5% और एएफडी ये जो अल्टरनेटिव पार्टी है ये 20.8% मत पाई है। अब एक एक करके इन पार्टियों के बारे में और विचारधाराओं के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा मत प्रतिशत प्राप्त किया है ये है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन। अगर इसकी आइडियोलॉजी की बात करें तो ये सेंट्रल से राइट की तरफ मूव करती है। सेंट्रल राइट से मतलब यह हुआ कि इनके यहां पर कंजर्वेटिज्म या फिर क्रिश्चियन डेमोक्रेसी, लिबरल कंजर्वेटिज्म, इस तरह की चीजों पर ध्यान दिया जाता है। आसान भाषा में कहा जाए तो ये लिबरल्स के हल्के से अगेंस्ट होते हैं। सेंट्रल से राइट की तरफ जाने का अर्थ है कि ये एक्सट्रीमिज्म तो नहीं अपनाते, लेकिन हां ये लिबरल भी नहीं होते। लिबरल का मतलब होता है खुलेपन की धारणा। खुलेपन की धारणा को आसान रूप से ऐसे समझें कि दुनिया में जो भी हो रहा है उसको इस आधार पर समझना कि हां इसका भी एक से है, इसे मानना चाहिए। लिबरल का अर्थ यह है कि अगर इमिग्रेंट्स आ रहे हैं तो आने दिया जाए, क्योंकि उन्हें कहीं असुविधा रही होगी इसलिए आ रहे हैं। उनकी परेशानी को समझते हुए आगे बढ़ना। इंटेलेक्चुअल्स के बारे में कहा जाता है कि वो लिबरलिज्म को फेवर करते हैं। माना जाता है कि सबकी बातों का कोई महत्व है, लेकिन जितना ज्यादा आप राइट की तरफ मूव करेंगे, सेंट्रल से राइट की तरफ मूव करेंगे, तो ये बहुमत के बारे में विचार करते हैं, अपनी नस्ल के बारे में विचार करते हैं, अपने हित, अपने गुट, इसके बारे में विचार करते हैं। जिस पार्टी को राइट विंग पार्टी कहा जाता है इसका मतलब है वो किसी एक कास्ट, एक भाषा, एक क्षेत्र, एक रंग, इसको फेवर करने वाली पार्टी होती है। तो ये जो सेंट्रल से राइट का मतलब है कि बीच का मतलब ये नहीं है कि खुलेपन को ज्यादा फेवर करेगी या एक्सट्रीमिज्म को, तो मध्य में है, दोनों के साथ बराबर चल रही है। हल्का सा राइट है, यानी कुछ मामलों में ये एक्सट्रीमिज्म को फॉलो करेगी। जो ओलाफ स्कॉल्ज जो वर्तमान के चांसलर थे, जिनकी पार्टी थी एसडीपी, वो सेंट्रल लेफ्ट पार्टी थी, यानी लिबरलिज्म को फेवर करने वाली, एक तरह से प्रवासियों को बढ़ावा देने वाली। प्रवासी जर्मनी का इतना बड़ा मुद्दा है क्या? जी हां, दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट अगर किसी के पास माइग्रेंट्स जाते हो तो उसमें जर्मनी का नाम आता है आफ्टर अमेरिका। और यूरोप में सबसे ज्यादा अगर किसी देश के पास अब प्रवासी जाते हैं तो उसका नाम जर्मनी है। जर्मनी बड़ी संख्या में अवैध रूप से लोगों को अपने यहां पर रहने की जगह भी देता है कि कोई बात नहीं, आप अपने देश में परेशान होंगे तभी हमारे यहां आकर रहे हैं। ऐसे में तीसरी पार्टी जिसका नाम एएफडी है, उसका नाम है अल्टरनेटिव फॉर जर्मन, यानी एएफडी, अल्टरनेटिव फॉर जर्मन लीडर। इसकी नेता जो हैं वो है एलिस वेडेल। ये वो महिला हैं जिन्हें ट्विटर ने बैन कर दिया था जब एलॉन मस्क के पास ट्विटर नहीं हुआ करता था। ये एकदम खुल करके हार्ड राइट बातें बोलती हैं। एक तरफ के रंग जर्मन एक्सट्रीमिज्म को फेवर करती हैं। जर्मन एक्सट्रीमिज्म को फेवर करने का मतलब हुआ नाजीज्म को फेवर करना। नाजीज्म क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हिटलर वो व्यक्ति था जिसे जर्मन अस्मिता से बड़ा प्यार था। कहता था कि जर्मन्स ही प्राउड लोग होते हैं, और उस प्राउड को अब यह जगा रही है। कहा जा रहा है कि हिटलर की थॉट वाली राजनीति का उदय हो रहा है, और ऐसे में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऐसे लीडर का इतना तेजी से उगकर आना क्या जर्मन्स के भीतर छुपे हुए उस वापस हिटलर वाले थॉट को बढ़ावा देने जैसा है? और अगर ऐसा है तो क्या जर्मनी फिर से कुछ ऐसा कर जाएगा कि वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ, क्योंकि पहला और दूसरा उसी की वजह से था, लेकर चला जाएगा? ये बहुत ज्यादा इसके मैसेजेस निकाले जा रहे हैं। फिलहाल के लिए सेकंड नंबर पर तो हैं, लेकिन इन्होंने पार्टी 2013 में बनाई है और इन्हें इलॉन मस्क का और अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का खुला समर्थन है। कहा जाता है कि बैकडोर से तो इन्हें रशिया भी साथ देता है। नाम इनका एलिस वेडेल है। अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी लीडर के नाम से इन्होंने पार्टी बनाई है। अब इनकी पार्टी के बारे में जानिए। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इन्हें कोई भी न्यूज चैनल स्पेस नहीं देता बात कहने के लिए। जैसे भारत के अंदर इलेक्शन हो और इलेक्शन में मेन स्ट्रीम मीडिया छोटे राजनीतिक दलों को मौका ही ना दे अपनी बात रखने का। इनके केस में यह था कि यह बहुत ज्यादा हार्ड राइट थी।
इनकी बातों को मीडिया में चलाया ही नहीं जाता था। इलॉन मस्क वो व्यक्ति बने जिन्होंने कहा मैं तुम्हारी बातों को चलाऊंगा। इन्होंने पूरा प्रचार एक तरह से समझिए तो ट्विटर पर किया है। इलॉन मस्क खुद इनके प्रचार के लिए ट्विटर स्पेस में आकर के इनकी बातों के साथ मंच साझा किए हैं। तो आप यहां पर देखें, ये है वो महिला एलिस और इनके साथ में ये एलॉन मस्क मंच पर इनकी बातों के बीच में इनके लोगों में उत्साह भरने के लिए उतरे हुए। आप ये देखें, एलिस वेडेल और एलॉन मस्क ने साथ साथ ट्विटर स्पेस साझा किया और इस प्रकार से दोनों ने एक दूसरे की तारीफें करी और चुनाव में खुल करके इनका समर्थन करते हुए एलॉन मस्क आए। इनकी फोटोज पर रिएक्ट करना, इनको प्रमोट करना इन्होंने खूब किया। और तो और जेडी वेंस जो कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने चुनाव से पहले यह बोलकर जर्मन्स के लिए कि आप लोग इमिग्रेंट्स को लेकर के बड़े ही कमजोर रुख अपनाते हैं, एलिस वेंस मुझे पसंद हैं। एलिस वेडल की पसंदगी जेडी वेंस के साथ निकलकर अमेरिका की सत्तारूढ़ पार्टी एलिस के साथ है, यह मैसेज देना, यह एलिस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता रही। और ऐसे में इनका धन्यवाद बोलते हुए चुनाव जीत जाना समझ में सबके आया। रशियन टाइम्स ने भी इस बात को बहुत अच्छे से उठाया। कहा जा रहा है कि ये बाहर से प्रमोटेड हैं और इनको इस तरह से सत्ता में भेजा गया है। खैर साहब, जर्मन की एएफडी के एमपीज को एंटी मुस्लिम कहे जाने के कारण बहुत ज्यादा, मतलब एक तरह से कहिए कि जर्मन की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है। इनको ट्विटर से इसीलिए ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन ये ट्विटर पर इलॉन मस्क के बाद ही पहुंची हैं। जब इलॉन मस्क ने इन्हें मतलब ट्विटर को खरीद लिया तो फिर इनकी भी वापसी ट्रंप की तरह ही कराई गई थी। आगे चलते हैं। इनके जो बयान होते हैं उन बयानों को अगर पढ़ा जाए तो यहां पर बयान मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। ये कहती हैं कि नाइदर कॉन्क्रीट बोलार्ड्स एंड ब्रेसलेट्स will help against sexual assault. What will help in the immediate deportation of these who commits such crimes and classification of Maghreb states as safe countries of origin. ये मैग्रेब स्टेट्स के बारे में कहती हैं कि जो इमिग्रेंट्स वहां से हम तक आए हैं उनको लॉकअप में डालना, उनको हथकड़ी पहचाना सॉल्यूशन नहीं है। उन्हें उठाकर वापस वहीं छोड़ के आना हमारे देश के अंदर क्राइम खत्म करने के लिए जरूरी है। अब ये मैग्रेब स्टेट्स क्या हैं? तो देखिए, उत्तर की तरफ ये रहा यूरोप और उसके सेंट्रल में है जर्मनी। दक्षिण की तरफ मेडिटेरेनियन सी से चलते हैं तो ये देश, ये अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, ये मुस्लिम कंट्रीज हैं। इन्हें मैग्रेब कंट्री कहा जाता है। इन मैग्रेब कंट्रीज में लगभग 10 करोड़ लोग रहते हैं। बड़ी संख्या में इन मैग्रेब कंट्रीज से ही लोग निकलकर जर्मनी प्रवास करने जाते हैं। उनमें से भी बर्लिन, हैम्बर्ग और कोलोन करके जो जगह है वहां पर पहुंचते हैं। 1960 के बाद से मैग्रेब कम्युनिटी मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करके जर्मनी पहुंचती रही है माइग्रेशन और असाइलम पाने के लिए। असाइलम की अगर बात की जाए तो लगभग 10 लाख लोगों ने 2023 में असाइलम मांगा, जिनमें से 31% अकेले यानी कि 3 लाख केवल जर्मनी में असाइलम मांगने पहुंचे थे। यानी जर्मनी असाइलम के लिए इन मैग्रेब कंट्रीज के द्वारा, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, इनके द्वारा चूज किया जाता है। इस महिला का मानना यह है इन सबको उठाओ, वापस वहीं छोड़ करके आओ, क्योंकि हमारे यहां पर इलीगल तरीके से ये बहुत तेजी से आ रहे हैं। ये भी ट्रंप की तरह मास डिपोर्टेशन को फेवर करती हैं और इनका कहना है कि जितने भी जर्मनी के अंदर फिलहाल जो अटैक हुए हैं, चाहे वो मार्केट अटैक हो रहा हो या नाइफ अटैक रहा हो या फिर म्यूनिक के अंदर कार अटैक रहा हो, बोले ये इलीगल माइग्रेंट्स ही हैं जो आते हैं और आकर के देशों में हमारे हमला करते हैं। इन सबको निकाले जाने की जरूरत है। ट्रंप वाली ही नीति अपनाते हुए ये आगे बढ़ रही हैं। इनकी नीतियों की प्रशंसा इस समय बहुत तेजी से हो रही है, क्योंकि ये एंटी इमिग्रेंट्स रॉटिक पे बात करती हैं और क्रिश्चियनिज्म को लेकर यूरोपियन यूनियन के अंदर बात करती हैं। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन को भगाने की बात करती हैं। जैसे ब्रिटेन के अंदर से ब्रेक्जिट हुआ, ऐसे ये भी चाहती हैं कि यूरोपियन यूनियन से जर्मनी को बाहर निकाल दिया जाए और फार राइट तरीके से आगे चला जाए। इनकी तारीफ अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने की, वो इनके लिए सकारात्मक कदम बन करके निकला। अब आने वाले समय में देखना होगा कि इनकी अत्यधिक तारीफ कहीं अडोल्फ हिटलर को तो जनता नहीं कर रही है। यह बात टाइम्स मैगजीन ने अपने पेज पर लिखी। क्या मतलब? टाइम्स ने अपने हैंडल पर लिखी, एलिस फैमिली लिंक नाजीज आर क्लोज देन मोस्ट। इन पर आरोप लगा कि ये हिटलर से संबंध रखने वाली हैं। हिटलर जिसे यहूदियों पर प्रताड़ना के लिए जाना जाता है, हिटलर जिसने 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी थी, एक नरसंहार कर दिया था, जिसके चलते आज भी इजराइल या फिर कहें तो यहूदी इजराइल आकर बसे थे। तो उस हिटलर से और उस हिटलर की सोच से इनका कनेक्शन ही हेडलाइन बनता है नियो नाजी और एंटी इमिग्रेंट्स।
उस महिला का उदय होना जिसको इलॉन मस्क फेवर कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या अब एएफडी जो कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उतरी है जर्मनी के अंदर आने वाले समय में सरकार बनाने में कामयाब होगी या नहीं। फिलहाल के लिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि एलिस विडेल के बिना सरकार बनाना मुश्किल है, लेकिन कोई भी पार्टी इन्हें साथ लेने से डर रही है। ट्रंप ने हालांकि इस बात पर खुशी जाहिर की है कि राइट विंग पार्टी जर्मनी के अंदर सरकारें बना रही हैं, लेकिन एएफडी पार्टी को कोई साथ में नहीं लेने जा रहा है। इस पर लोग मस्क को ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन मस्क का कहना है टाइम मैटर करता है, अगली बार यह भी पूरा हो ही जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली एएफडी के बिना 316 का नंबर नहीं आ रहा। फिर भी चर्चा इन मर्ज की है जिनके पास 205 से 210 के आसपास सीट हैं। कहा जा रहा है कि मर्ज अगले जर्मन चांसलर होंगे और चांसलर के लिए जब वोट डलेगा तो इनके पास भले ही 208 सीटें हों, लोग इनके समर्थन में संसद में वोट करेंगे और वोट करके इन्हें चांसलर बना देंगे। फ्रेडरिक मर्ज का चांसलर बनना अपने सत्ता के समर्थन के बिना संभव नहीं है। देखना होगा आगे आने वाले समय पर क्या होता है। अगर ये चांसलर चुनाव नहीं जीतते हैं तो सेकंड राउंड ही संसद के अंदर फिर से चुनाव कराया जाएगा। जैसे ही नाम फाइनल डिक्लेयर होता है आपको जरूर बताएंगे। लेकिन जर्मन की पॉलिटिक्स ने पूरी दुनिया को इस समय चौंका दिया है। कहा जाता है कि यूरोपियंस लिबरल कंट्रीज हैं जहां पर थॉट में सबके लिए जगह होता है, एक्सट्रीमिज्म की कोई जगह नहीं है। लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे, चाहे फिर वो इटली हो चाहे वो जर्मनी, सब जगह जो थॉट्स आती जा रही हैं वो थॉट्स दुनिया को एक अलग ही एंगल दे रही हैं। बाकी आपको इस विषय पर क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हां, अपने साथियों से इसे ज्यादा साझा करें।